हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अपना प्रश्नावली 13 आपका क्या है? सांख्यिकी ना। तो सांख्यिकी को स्टार्ट करेंगे। देखो, आप इस चैप्टर के बारे में क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़े हो, ठीक है? तो हम लोग हल्का पहले जो आपका इसमें काम है उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना बढ़ेंगे। देखो, वास्तव में क्या करना है आपको, इस चैप्टर में 3 चीज पढ़ना है और उन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें 3 चीज आता है। क्या? एक माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक ना। माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसको कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मोड और इसको कहते हैं मीडियन, ठीक है? और इसका दूसरा नाम भी है, माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हो ना, तो समांतर श्रेणी में ही ये भी आ जाता है, समांतर माध्य। तो आप लोग जब क्लास 11 में जाओगे तो वहाँ पर आपको, जब समांतर श्रेणी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको समांतर माध्य मिलेगा। फिर आप वहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको गुणोत्तर श्रेणी से गुणोत्तर माध्य मिलेगा ना। तो फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं माध्य औसत। देखो, पहले आप माध्य का फार्मूला वहाँ पर देखे हो। पहले माध्य का वो फार्मूला होता क्यों है, पहले हम लोग थोड़ा और बात स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि आप सुबह टहलना स्टार्ट किए, ठीक है? आपने पहले दिन 10 किलोमीटर चला, दूसरे दिन आपने 12 किलोमीटर चला। आप बोलोगे कि आप औसत लगभग डेली कितना चल रहे हो? बोलो, लगभग डेली कितना चल रहे हो? पहले दिन 10 चले हो, दूसरे दिन 12 किलोमीटर चले हो। पहले दिन 10 किलोमीटर चले हो, दूसरे दिन 12 किलोमीटर चले हो। तो अगर हम आप पूछे कि आप औसतन डेली कितना चल रहे हो, तो आप कितना बताओगे? ना तो 10 बताओगे ना तो 12 बताओगे, लगभग 11 आपका आएगा औसत। अरे भैया, इसमें ज्यादा हुआ तो उसको आप दोनों में बांट के मैनेज करोगे, नहीं मैनेज? तो ये आप बताओगे क्या कि हम लगभग रोज औसतन 11 किलोमीटर चल रहे हैं, यही तो बोलोगे ना। तो फिर ये 11 किलोमीटर आया कैसे? आपने क्या किया, 10 और 12 दोनों को जोड़ के क्या कर दिया? आधा। तो 12 10 कितना हुआ? 22। और यहां पर कितना हुआ? 2। पक्का? ठीक है। अब बताओ, जैसे अब यहां पर थोड़ा ध्यान समझना। अगर आपने पहले दिन मान लो कि 3 रोटी खाया, या पहले दिन मान लो 4 रोटी खाए, ठीक है? फिर दूसरे दिन आपने 6 रोटी खाया, फिर तीसरे दिन आपने केवल 2 रोटी खाया। अगर आपसे कोई पूछे कि आप औसतन डेली कितना रोटी खा रहे हो, तब तो आप क्या सोचोगे? भाई, हम तीनों दिन में 6 4 10 2 12 रोटी खाए हैं ना। 3 दिन में हम 12 रोटी खा रहे हैं, तो लगभग एक दिन में कितना खाएंगे? 4 रोटी तो खाओगे, 3 चौक 12। बोलो, यही तो आप सोचोगे ना। आप तीनों दिन मिला के आप देखोगे हम तीनों दिन में कितना, 6 4 10 2 12 रोटी खा रहे हैं। तो अगर 3 दिन में आप 12 रोटी खा रहे हो तो हर दिन हम लगभग 4 रोटी खा रहे हैं। यानी आपने किया इन तीनों को जोड़ के आपने किससे भाग दे दिया? 3 से। तो 6 4 10 2 12/3, तो यही आपका कितना आया? 4। यही आपका है औसत। ये जो 3 आया, ये क्या है? औसत। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? माध्य। किसका औसत है ये? 4 6 और 2 का। बात समझ में आ रहा है? और ये जो यहाँ पर 22 में 2 का भाग दी थी, 11 आया था ना। तो 11 भी आपका औसत है। किसका? 10 और 12। तो औसत निकालने के लिए क्या की, जिस संख्या का औसत निकालना है उन दोनों संख्या को जोड़ दिए, और 2 संख्या था तो 2 का भाग दे दिए। अगर आपको 4 6 और 2 का औसत निकालना, 3 संख्या का औसत निकालना, तो आप तीनों को जोड़ दिए और 3 का क्या कर दिए? भाग। यानी जितनी संख्या उतने का आप क्या कर दिए? भाग दे दिए। तो सेम ऐसे अगर हम आप बोले 2 4 8 10 12 15, इन सब का औसत निकालो, क्या करोगे? इन सबको जोड़ दोगे, बोलो, और कुल कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 का क्या कर दोगे? भाग। तो जो आ जाएगा वो इन सब का क्या हो जाएगा? औसत। तो यानी औसत निकालने के लिए क्या करते हो आप? सभी संख्याओं को जोड़ देते हो और बटे कुल संख्या कर देते हो। तो लेकिन यहां पर जब हम लोग सांख्यिकी चैप्टर पढ़ेंगे, यानी माध्य माध्यिका बहुलक का बात करेंगे, तो वहां पर इसको हम नॉर्मली केवल संख्या नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेक्षण। क्या बोलेंगे? प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या है? जैसे ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। आप कोई चीज देख रहे हो तो वही जो प्रेक्षित कर रहे हो, जो देख रहे हो वही तो आपका है प्रेक्षण। कभी आप क्या देखोगे, जैसे कितना रोटी खा रहे हो, कभी आप ये प्रेक्षित करोगे। कभी हम कितना चल रहे हैं आप ये देखोगे। तो ये आपका एक प्रेक्षण है, आपका दूसरा प्रेक्षण है, आपका तीसरा प्रेक्षण है। तो ये सभी क्या है? प्रेक्षण। तो यानी कहने का मतलब, आपने जब माध्य निकालना था, औसत निकाला था, आपने क्या किया? सभी संख्याओं का योग किया, सभी
संख्याओं का योग बटे आपने क्या देखा, कुल कितनी संख्या है ना, कुल संख्या। ये तो देखो, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलने के लिए कैसे बोलेंगे, माध्य बराबर सभी संख्या, संख्या नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रेक्षण। ये एक प्रेक्षण है, ये दूसरा प्रेक्षण है, तीसरा प्रेक्षण है, तो आपने तीनों प्रेक्षणों को जोड़ा है, तो यानी सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल कितने प्रेक्षण, यहाँ पर कुल 3 प्रेक्षण है, यहाँ पर कुल 2 प्रेक्षण थे, यहाँ पर कुल 6 प्रेक्षण है, तो जितने प्रेक्षण है उसी का आप क्या कर दे रहे हो, भाग दे रखनी है, यानी आपका नीचे क्या आ जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। बात समझ में आया, यही माध्य का फार्मूला है। अभी केवल इसमें नहीं, माध्य में और बात करना है, तो ये बेसिक बात है, ये आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि माध्य आपको 2 प्रेक्षण, 3 प्रेक्षण, 10 प्रेक्षण, जितने भी प्रेक्षण दिए हैं, तो अगर सभी प्रेक्षणों का माध्य निकालना है तो क्या करोगे, उन सभी प्रेक्षणों को जोड़ दोगे, यानी सभी प्रेक्षणों का योग कर दिए बटे कुल, गिन लो कुल कितने प्रेक्षण है, यानी प्रेक्षणों की संख्या। तो आप लोग अगर लिखना है तो आप ये लिख के वैसे लिख लो, वरना हम लोग आगे आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप लिख लोगे, आपको समझ में आएगा कि हमको लगभग ओवरऑल पढ़ना क्या है। तो आप ऐसे बना लो, सांख्यिकी में आपको क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इसमें आपको 3 चीज पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, माध्य। माध्य का ही दूसरा नाम क्या है, औसत ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन, और औसत को क्या बोलते हैं, एवरेज। औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज, ठीक है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य या औसत का फार्मूला क्या होता है, जैसे अगर आपको प्रेक्षण दिए तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की, ठीक है। जैसे इसमें हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा, क्या आप ये जानते हो ना, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, गुणज क्या होता है, गुणन और गुणनखंड क्या होता है, ये सब पता है ना। हल्का से एक बार वैसे समझ लो, सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से कटता है वो सम संख्या कहलाती है, पक्का। और जो संख्या 2 से नहीं विभाजित होती वो आपकी विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ऐसे बोल सकते हो ना। जैसे 1 ये अभाज्य संख्या है, नहीं है अभाज्य संख्या। 1 किससे कटता है, सिर्फ और सिर्फ किससे कटता है, 1 से। 2 किससे कटता है, 1 तो 1 से विभाजित होगा और 1 खुद से विभाजित होगा, यानी 2 से विभाजित होगा। तो 1 के पास सिर्फ 1 गुणनखंड है, गुणनखंड यानी वो जिससे जिससे कटता है उसको गुणनखंड बोलते हैं। और 4 के पास 2 के पास 2 गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 किससे कटता है, 1 तो 1 से कटेगा और 1 खुद 3 से कटेगा। 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कहाँ कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसके पास 3 गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। एक आपका 1 के पास सिर्फ 1 गुणनखंड होता है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम ये नहीं करें कि जो अभाज्य नहीं होगा वो भाज्य होगा। एक आपका भाज्य भी नहीं है, यानी एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ऐसी संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य, जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य कहोगे, और जिसके पास केवल 1 गुणनखंड है उसको न भाज्य न तो अभाज्य। याद रखोगे ना, एक आपका न तो भाज्य है न तो अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 2। अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आपका अभाज्य है, 2 से छोटा कोई भाज्य नहीं है। 2 से बड़ा अभाज्य है कोई, यस 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, ये तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, 2 सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, ध्यान से देखो, 2 अभाज्य भी और सम भी है। 2 से कटता है ना, तो ये सम भी है और ये अभाज्य भी है। यानी 2 सिर्फ और सिर्फ ऐसी सम संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या जो कि क्या है, सम है। 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी सब क्या होगी, विषम होगी। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जानते हो, जितनी संख्या काउंटेबल नंबर जिसको आप गिनने में प्रयोग करते हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। फिर आप वो जानते हो ना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर ना, 0 से लेकर जितनी संख्या होती है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक आपको पता है, 0 + 1 + 2 + 3, फिर इधर -1 -2 -3, ये सभी संख्या आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। बस समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब ध्यान से इधर देखना, 1 मिनट और इधर सुनना। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या
अभाज्य प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्या का औसत बताइए। प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्या का औसत या माध्य ना, दोनों पूछ सकता है, औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसका औसत मान पूछा है वो पहले आप संख्या लिख लो। तो पहले प्रथम 3 अभाज्य संख्या लिखो, प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। ये हम सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं ना। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या, प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं, हाँ स्टार्ट तो 2 से ही होता है, लेकिन ये सम है, हमको विषम का बात करना है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है? 3। और प्रथम 3 यानी पहला 3 लिखना है, तो 3 के बाद वाली अभाज्य संख्या 5। 4 मत बोलना, गिनती नहीं गिनना है यहाँ पर ना, 5। फिर इसके बाद 8। ये प्रथम 3 अभाज्य संख्या है। हमको क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। तो अगर इनका औसत निकालना है तो प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्या का औसत क्या हो जाएगा? औसत निकालने के लिए इन्हीं तीनों को जोड़ दोगे, और यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कुल कितनी प्रेक्षण है? 3 प्रेक्षण है। तो 7 5 12, 12 3 15 बटे 3, यानी 3 5 15। इनका औसत कितना आ गया? अच्छा, बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग बात करें। एग्जाम्पल 2, इसका दूसरा एग्जाम्पल और देखो। जैसे अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि 5 के प्रथम 5 या प्रथम 6 गुणज का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 5 का प्रथम 6 गुणज लिखना होगा, बोलो। तो 5 का प्रथम 6 गुणज, गुणज आपको पता है ना, 1 का गुणा करके लिखते हो तो पहला गुणज मिलेगा, 2 का गुणा करके लिखोगे 3 का गुणा, ऐसे ऐसे गुणा करके लिखते हो तो गुणज आपको मिलता है। तो जब 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5 मिलेगा, फिर 10 15 20 25 और 30। तो अगर इसका माध्य निकालना होगा तो माध्य निकालने के लिए क्या करोगे? इन सभी को जोड़ दोगे, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 बटे क्या? 6 संख्या है तो 6। तो या तो आप जोड़ो, मन है तो आपका 5 कॉमन लो, 5 कॉमन ले लो, या जोड़ दो डायरेक्ट। कॉमन लेना है, ठीक, कॉमन लो। तो 5 1 5 दूनी 5 तिहाई 5 चौक 20 5 5 25 5 6 30 आएगा लगभग। तो कितना? 6 4 10 10 5 15 5 20 1 21। तो यानी 5 × 21 बटे 6। तो 3 से काट सकते हो ना, 3 7 21 3 दूनी 6। तो 7 5 35 बटे 2, ये इसका क्या हो गया? मान। अब 35 में 2 का 70 दूना 34, 70.5 आ जाएगा ना। आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या आप माध्य निकालोगे? नहीं निकालोगे। बस आप देख लो कितनी संख्याएं हैं, उन सभी संख्या को जोड़ के कुल जितने संख्या होगा उसका आप क्या कर दोगे? भाग दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? माध्य। ठीक है, चलो अब देखो ये सभी जितने आंकड़े, ये सब क्या है? आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं ना। वैसे हम इन सभी, जैसे चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इतना हम पूरा मिटाते हैं। देखो आपका जो सबसे पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 देखो, उदाहरण नंबर 1 देखे सब लोग। देखो उदाहरण नंबर 1 से हम लोग कुछ समझेंगे, वहां से फार्मूला निकालेंगे डायरेक्ट, पहले फार्मूला नहीं याद रखेंगे। जैसे आपको बोला क्या है, किसी स्कूल की कक्षा, लेकिन ये आपका देखो बहुत बड़ा दिया है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं, अपने मन से बनाते एग्जांपल। जैसे मान लो कि एक क्लास है, उसमें आपके इधर सुनो 5 या 6 विद्यार्थी हैं, ठीक है। पहले एक हम छोटा 6 विद्यार्थी का ले रहे हैं, फिर उससे तो 3 विद्यार्थी, तीनों विद्यार्थी कितने नंबर पाए हैं? 3 नंबर पाए हैं। 10 नंबर का टेस्ट हुआ, सुनो इधर, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से कितने नंबर पाए हैं? 3 नंबर पाए। फिर 2 विद्यार्थी हैं, उन्होंने 5 नंबर पाया, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 ही लेना है ना। एक विद्यार्थी है, ये 6 नंबर पाया। इस बात का मतलब क्या हुआ कि पहला आदमी भी 3 नंबर पाया, दूसरा व्यक्ति भी 3 नंबर पाया, ये भी 3 नंबर पाया, क्योंकि तीनों लोग 3 नंबर पाए। ये 5 नंबर पाया, ये भी 5 नंबर पाया, और ये 6 नंबर पाया। हमको क्या करना है? इन सबका क्या निकालना है? ये जो प्राप्तांक सबका है, इन सबका क्या निकालना है? औसत। औसत निकालने के लिए आप क्या करते हो? सभी प्रेक्षणों का योग करते हो, यानी आप 3 प्लस दूसरे बच्चे का भी 3 नंबर है, तीसरे बच्चे का भी 3 नंबर है, प्लस 5 + 5 + 6, ये तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या यानी कुल कितने प्रेक्षण हैं,
तो कुल 1 2 3 4 5 6 टोटल अगर 6 बच्चे तो यानी 6 ही प्रेक्षण होंगे कुल, तो बटे 6, यही तो आप करोगे। अब देखो जैसे यहाँ पर ठीक है 6 बच्चे का था तो आप 6 को अलग अलग जोड़ सकते थे। अगर किसी एक क्लास में 50 लोग हों, क्या हो 50, और उन सभी 50 का नंबर जोड़ना हो, तो ऐसे सबका 50 बार जोड़ना तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए आप ध्यान से इधर देखना, क्या 3 लोग को 3 बार जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो यानी नंबर कितना पाया? 3 नंबर, कितने लोग? 3 लोग। तो सीधा एक ही चीज को बार बार जोड़ने का मतलब गुणा करना होता है कि नहीं होता है? तो 3 को 3 बार ना जोड़ के हम 3 को 3 बार गुणा कर देंगे। फिर 5 को 2 बार ना जोड़ के हम 5 का 2 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और 6 तो एक ही बार है, यानी 6 का केवल एक ही बार करना है, बटे ये देखो 3 बार गुणा यहाँ पर कियो, 2 बार गुणा यहाँ पर कियो और 1 बार गुणा यहाँ पर कियो, ये 3 2 मिलके 1 6, कुल संख्या ही तो आ जाएगा बच्चों का। यानी कहने का मतलब क्या है, अब यहां से समझना, 3 नंबर हम इधर लिख दे रहे हैं, क्या नंबर? इधर सुनना, प्राप्तांक, और इधर क्या लिख दे रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या ना, विद्यार्थियों की संख्या, यानी टोटल कितने विद्यार्थी। तो 3 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3। 5 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 2। और 6 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 1। तो सीधा 3 को 3 बार ना जोड़ के 3 को 3 में गुणा कर दो, ये तो लिखिए 3 गुणे 3। फिर 5 को 2 बार ना जोड़ के 5 में 2 का क्या कर दो? गुणा। और 6 को 1 बार ना जोड़ के 6 का क्या कर दो? 1 का गुणा। और जब बारंबारता का मतलब सॉरी जब आपको टोटल पूरा जोड़ना होगा तो 3 2 5 1 6 तो क्यों, यानी इन सभी को क्या कर दियो? जोड़ दियो। तो जो प्राप्तांक है यही तो आपका प्रेक्षण है, बोलो। अरे प्रेक्षण क्या होता है? जैसे आप जब नंबर देख रहे हो तो जो नंबर आएगा वो आपका प्रेक्षण है। बच्चों का हाइट मापोगे तो जो हाइट सबका आएगा वो आपका प्रेक्षण रहेगा। कितना रोटी डेली खा रहा है वो आप चेक करोगे तो रोटी की संख्या प्रेक्षण हो जाएगा। फिर जो भी ऐसा होगा तो प्रेक्षण का मतलब ये जो नंबर पाए यही तो आपका प्रेक्षण है। प्रेक्षण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? यक्ष से। किससे दर्शाते हैं? तो यानी ये आपका क्या हुआ? x1 हुआ। पहले प्रेक्षण को x1 बोल देते हैं, वैसे जनरली हम प्रेक्षण को xi से दर्शाते हैं। पहला प्रेक्षण होगा तो x1 बोल देंगे, दूसरे प्रेक्षण को x2, तीसरे प्रेक्षण को x3। और जो विद्यार्थियों की संख्या आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बारंबारता। बारंबारता का मतलब वो कितनी बार आ रहा है, बारंबारता का मतलब वो संख्या कितनी बार आ रहा है, वो प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है। तो 3 नंबर कितनी बार? 3 लोग पाए हैं, यानी 3 नंबर जब जोड़ोगे 3 बार आएगा कि नहीं आएगा? वार्ता को हम लोग जनरली किससे दर्शाते हैं? fi से। किससे दर्शाते हैं? तो ये पहली बारंबारता है, पहले प्रेक्षण का जो बारंबारता होगा उसको हम f1 से दर्शा देंगे। दूसरे प्रेक्षण को आपने x2 से बोला है तो इसकी जो बारंबारता आएगी इसको हम क्या लिख देंगे? f2। और तीसरे प्रेक्षण की जो बारंबारता आएगी इसको हम क्या बोल दिए? f3। बात समझ में आया ना? तो वास्तव में आपने क्या किया यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पहला प्रेक्षण था x1, इसमें आपने पहली बारंबारता का गुणा कर दिया। ये आपका है दूसरा प्रेक्षण x2, इसमें आपने दूसरी बार दो आपका f2 ही तो है, आपने इसमें f2 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। फिर तीसरा प्रेक्षण आपका क्या है? x3, इसमें आपने कितने का गुणा किया है? f3 का। और नीचे क्या की हो? पहला बारंबारता प्लस दूसरी बारंबारता प्लस तीसरी बारंबारता, यही तो की हो। अब यानी इस बात का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका एक नया फार्मूला बन गया माध्य निकालने का। देखो हम ये माध्य ही तो लेके चले हैं, तो माध्य निकालने का आपका ये फार्मूला हो गया x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 अपान f1 प्लस f2 प्लस f3। ये तो 3 का बात आया। ऐसे कभी आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अभी आप केवल समझो कैसे फार्मूला आ रहा है, फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे ऐसे मान लो कि 10 प्रेक्षण है तो आप क्या करोगे? x1 का पहले प्रेक्षण का, अब देखो कि पहला प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है। जैसे मान लो अगर हाइट का बात आ रहा है, पहला बच्चा 10, पहले बच्चे का हाइट 10 है, दूसरे बच्चे का या मान लो चलो फीट में ही बात कर लेते हैं, पहले बच्चे का हाइट 4 फुट 2 इंच है, फिर 4 फुट 2 इंच का ऐसे ऐसे 15 बच्चे हैं पूरे क्लास में, तो 4 फुट 2 इंच 4 फुट 2 इंच 4 फुट 2 इंच ऐसे 15 बार आप या तो जोड़ो या तो सीधा 4 फुट 2 इंच गुणे 15 कर दो, 15 होगा, जुड़ गया। बात समझ में आ रहा है? तो वो जो 4 फुट 2 इंच आपका प्रेक्षण है और वो कितनी बार आया? 15 बार आएगा। अरे 15 लोग का होगा 15 बार आएगा, तो जितनी बार आए वो आपका क्या है? बारंबारता है। तो पहले प्रेक्षण को हम लोग x1 से दर्शाएंगे और इसकी जो बारंबारता आएगी उसको हम f1 से दर्शा दे रहे हैं, तो x1 गुणे f1 यानी सीधा इतना गुणे 15 कर दोगे। फिर हो सकता है 4 फुट 9 इंच वाले बच्चे होंगे और ऐसे 10 लोग हैं, तो 10 बार ना जोड़ के सीधा 10 का क्या कर दो? गुणा कर दोगे। फिर 5 फुट 3 इंच वाले ऐसे 13 लोग हैं, तो 13 बार ना जोड़ के 13 का क्या कर दो? गुणा कर दोगे। यानी अगर ऐसे कितने भी प्रेक्षण हो तो पहला प्रेक्षण गुणे उसकी बारंबारता प्लस दूसरा प्रेक्षण गुणे उसकी बारंबारता प्लस तीसरा प्रेक्षण गुणे तीसरी की बारंबारता प्लस चौथा प्रेक्षण गुणे चौथी की बारंबारता, ऐसे आप चलते जाओगे कि नहीं चलते जाओगे? मान लो यनवा प्रेक्षण है, लास्ट प्रेक्षण को यनवा प्रेक्षण बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो यनवा प्रेक्षण इंटू उसकी बारंबारता। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया?
और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो यहाँ पर अपान क्या की हो, F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी सही बारंबारता को ही तो जोड़े हो, यानी पहली बारंबारता F1 प्लस दूसरी बारंबारता F2, तीसरी बारंबारता F3, चौथी बारंबारता F4, और ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जोड़ोगे आप, Fn तक जोड़ोगे। हम लोग बार बार इतने को ऐसे नहीं लिख देंगे। और देखो जो माध्य लिखते हो, माध्य को हम दर्शाते कैसे, ऐसे x बार से। माध्य को किससे दर्शाते हैं, x बार। अगर कहीं x के ऊपर बार लिख दिया, बार, इसको पढ़ दे बार, आप पढ़े हो ना क्लास 9 में पढ़े हो, तो x बार का मतलब सभी प्रेक्षणों का माध्य पूछ रहा है, ठीक है। हम इतना लंबा ना लिख के इसको सीधा ऐसे लिख देंगे सिग्मा ना, ये ग्रीक अक्षर है सिग्मा, सिग्मा एक्स आई एफ आई, ध्यान से भी समझना, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। इस बात का मतलब समझे, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। आपको ये लिखना नहीं था, फार्मूला भी आप सीधा लिखना। इस बात का मतलब समझे, सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब, सिग्मा मतलब क्या होता है, योग। यहां पर आई का वैल्यू कहां से चलेगा, एक से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। यहां पर भी जो सिग्मा है, यहां पर आई की वैल्यू एक से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगा, n तक। इस बात का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप जहां जहां आई दिख रहा है वहां पर 1 रखोगे। जब आई की जगह 1 रखोगे तो x1 f1 होगा कि नहीं होगा, ये मिला। फिर एक के बाद आप 2 रखोगे, x2 f2 हुआ, फिर 3 रखोगे, x3 f3 हुआ, और ऐसे ऐसे आप रखते रखते कहां तक जाओगे, n तक। तो जब लास्ट वाला रख दोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे। तो इस बात का यही मतलब। फिर समझो, आई के वैल्यू 1 रखना है। जब 1 रखोगे तो f1 मिलेगा, फिर 2 रखोगे तो f2 मिलेगा, फिर f3 मिलेगा, f4 मिलेगा, f5, f6, ऐसे कहाँ रखते रखते कहाँ जाओगे, n तक। तो आपको लास्ट 1 मिल जाएगा। और सिग्मा का मतलब होता है योग, तो सबके बीच में आप कौन सा साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाते हुए लिख दोगे। तो इतना बड़ा में ना लिख के इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, मैथ के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। इस बात का मतलब समझ में आया। और हम लोग अब आगे से ऐसे भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा वैसे लिख देंगे, x बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। यही आपका क्या हो गया, माध्य का, ठीक है। तो माध्य का आपने एक फार्मूला देखा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब ये दूसरा फार्मूला हो गया माध्य निकालने का कि सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। लेकिन ये आप कब लगाओगे, हमेशा नहीं लगाओगे। जब ये फार्मूला आप तब लगाओगे जब आपको इधर ऐसे कुछ प्रेक्षण दिए होंगे, x1, दूसरा प्रेक्षण x2, फिर x3, x4, x5, x6, ऐसे प्रेक्षण दिए हो, और इधर इनकी बारंबारता f1, f2, f3, f4, f5, f6, ऐसे बारंबारता दिया हो। इधर आपको क्या दिया, ये प्रेक्षण है, और ये आपका क्या है, बारंबारता। प्रेक्षण का मतलब समझ पाओगे ना, प्रेक्षण का मतलब जैसे नंबर का बात है, कितना नंबर आ रहा है क्लास में, तो जब नंबर लिख दोगे आपका प्रेक्षण हो गया। हाइट का बात आएगा तो जितना हाइट आ रहा है वो लिख दोगे, प्रेक्षण आ जाएगा। फिर ऐसे जो भी बात आएगा जो आप देख रहे हो, ठीक है। कितना आपने पौधा लगाया, हो सकता है किसी क्लास में, हर क्लास में बोल दिया जाएगा कि पौधा लगाओ। पहले क्लास के लोग पहले क्लास में 10 पौधा लगाया, 10 पौधा पहले क्लास में 10 लोग लगाए, फिर 15 पौधा 20 लोग लगाए, 50 पौधा 30 लोग लगाए। तो यहाँ पर प्रेक्षण क्या हो जाएगा, पौधों की संख्या, कितना कितना पौधा लगा रहे हैं, और इतने पौधे कितने बार लगा हुआ है, यानी कितने बच्चे लगाए, यानी सही बच्चे 15-15 पौधे लगाए हैं, तो वो कितनी बार आ रहा है वो संख्या, उसको क्या बोलोगे, बारंबारता। तो जब आपको प्रेक्षण दिया और उस प्रेक्षण की बारंबारता दिया हो, तब माध्य निकालना। तो आप क्या करोगे, सीधा इसका गुणा इसमें, प्लस 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 इसका गुणा इसमें, बटे सभी बारंबारताओं को जोड़ दो। अरे सिग्मा एफ आई का मतलब बारंबारताओं को जोड़ दो, ठीक है। और सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब एक्स का एफ में गुणा करो, यानी इसका इसमें गुणा करके तब जोड़ो। अरे इसका इसमें गुणा करोगे प्लस, इसका इसमें गुणा करो फिर प्लस, प्लस मतलब गुणा कर करके आपको जोड़ना है। तो इस बात का मतलब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम इसके आगे इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में आपका ये अप्लाई हो जाएगा। क्या बोला, किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। कक्षा 10 में टेस्ट हुआ, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, और टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ, 100 नंबर का पेपर हुआ है। क्या बोला है, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आपको जो दिया उधर लिख लो। आपको इधर क्या दिया, प्राप्तांक। देखो एक कॉलम में आपको प्राप्तांक दिया, प्राप्तांक को किससे दर्शाते हो, एक्स से, और सॉरी एक्स आई से, और दूसरे कॉलम में आपको क्या दिया है, बारंबारता। बारंबारता ना देके वहां पर क्या बोल दिया, विद्यार्थियों की संख्या है, तो बारंबारता ही। कैसे, अभी आप नंबर लिखो, खुद समझ में आ जाएगा। 10 नंबर पाए कितने विद्यार्थी, एक विद्यार्थी। फिर 20 नंबर कितने लोग पाए हैं, एक लोग। 36 नंबर कितने लोग पाए, 3 लोग। 40 नंबर कितने लोग पाए हैं, 4 लोग। 50 नंबर, 56 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर,
72 नंबर, 80, 88, 92, 95, इतना नंबर पाने वाले। 50 वाले कितने हैं? 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1 ना, ये क्या है? इनके नंबर है। अब देखो ये एक प्रकार से ये आपका बारंबारता युग्मक नहीं हुआ, क्योंकि 10 नंबर एक बार आएगा, 20 नंबर एक बार आएगा, 30 नंबर 3 लोग का, यानी जब जोड़ोगे 30 प्लस मतलब या इस बात का मतलब क्या है? 30 3 बार आएगा। तो कितनी बार आएगा बताने वाली संख्या बारंबारता ही होती कि नहीं होती है? तो यानी एक प्रकार से देखो तो ये आपका यक्स आई हुआ और ये बारंबारता वाला कॉलम आपका एफ आई हुआ। तो बस सीधा दोनों का क्या कर दो? गुणा। तो जब गुणा करोगे तो यानी आप एक कॉलम बना लो एक्स आई एफ आई का, यानी पहले गुणा कर दो। जब 10 में 1 का गुणा करो 10 एक के, फिर 20 एक के, फिर 3 त्रिका 90, 4 चौक 16 160, 5 ते 15 150, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगाए, 5 दूनी 10 1 11, 6 चौक 24 यानी 2 से 40, 7 चौक 28 यानी 2 से 80, और 72 एक के 72, 80 एक के 80, फिर 88 दूना 176 ना, अरे 8 दूनी 16 हाथ से लगाए, 8 दूनी 16 17, और ये 92 है ना, तो जब 92 में 3 का गुणा करोगे 3 दूनी 6, फिर 9 त्रिक 27, और 95 के 95, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, आप समझ लेना। ये आपका इसका है, ये इसका है, ठीक है, ये लाइन कंफ्यूज मत होना। और ये आपका ये 95 यहाँ पर। तो आपको क्योंकि फार्मूला पता है माध्य निकालने का, क्या होता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। इस बात का मतलब क्या है कि सभी एक्स आई एफ आई को जोड़ लो, एक्स आई एफ आई जोड़ने का मतलब इन सबको जोड़ लो, और बटे एफ आई सभी इस एफ आई को जोड़ लो। अरे एफ आई जोड़ोगे कितना आ जाएगा? सीधा बता सकते हो 30 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि टोटल 30 ही विद्यार्थी हैं। टोटल जोड़ने के बाद 30 ही विद्यार्थी है ना, कुछ लोग इतने नंबर पर, कुछ इतने नंबर पर। आपको ऐसा मानना कुछ लोग एब्सेंट शायद होंगे, ऐसा नहीं मान के चलना। मान लो 300 लोग पेपर दिए हैं, तो ये सबका कर दिया, तो ये विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ोगे तो टोटल 30 ही विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थियों की संख्या जोड़ोगे टोटल कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और आप इन सभी नंबर को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? चलो 0 2 2 4 6 4 10 10 6 16 16 5 21 की 1 हाथ से लगाओ 2, फिर 1 2 1 3 3 9 3 12 12 6 18 18 5 23 23 1 24 24 4 28 28 7 36 36 36 6 6 6 12 1 13 43, और 43 8 कितना? 51 51 7 58 58 2 60 60 5 65, और 65 5 70 4 74 74 2 76 की 6 हाथ से लगा 7 1 2 3 3 2 5 2 7 7 1 8 9 10 10 7 17, यानी 1761। देखो गलती आपका, ये आपका आंसर यहाँ पर 1761 नहीं दिया, गलती यहाँ पर हो रहा है। ये 30 नहीं, आपका कितना है? 36 है। जो आप 36 में 3 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 6 त्रिक 18 की 8 हाथ से लगा 1, और 3 त्रिक 9 1 10, यानी 108। यानी हम यहाँ पर कितना 90 लिखे थे, अब कितना 108, यानी कितना 18 प्लस हुआ है, तो वही 18 आप इसमें जोड़ दो। जब आप 61 में 18 जोड़ो कितना आ जाएगा? 8 1 9 6 1 7, यानी यहाँ पर 61 9 के यहाँ पर कितना आ जाएगा? 79। तो ये टोटल कितना आ गया? 1779, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है? माध्य निकालना है, तो एक्स, और ये आया क्या आपका? ये सिग्मा एक्स आई एफ आई ही तो आया है, बोलो। और ये आपका सिग्मा एफ आई आया है। ये जो बारंबारता जोड़ने के बाद आता है उसको हम सिग्मा एफ आई बोलते हैं, और इन दोनों का गुणा करने के बाद जो जोड़े उसको हम सिग्मा एक्स आई एफ आई बोलते हैं। तो यहाँ से बारंबारता कितना हो जाएगा आपका, सॉरी माध्य कितना हो जाएगा? एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना हुआ? 1779 बटे 30। तो आप 3 का भाग दे दो, 1779 में जब 3 का भाग दोगे 3 8 सॉरी 8 3 24 हो जाएगा ना, 6 3 18 6 भी ज्यादा है 5, तो 3 5 15 बचा 2 27, 9 त्रिक 27 बचा कितना 9, तो एक कैंसिल हुआ 9, तो 3 त्रिक का 9, तो कितना आ जाएगा? ये x बार बराबर, अब देखो बटे 0 है, जब 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 59.3, ठीक है। तो इसका माध्य कितना, यानी उस क्लास में कुल कितना टोटल कितने बच्चे थे? 30 बच्चे थे। उन 30 बच्चे का जो नंबर का आप माध्य निकालोगे, यानी एवरेज नंबर, ये क्लास का कौन सा नंबर बता रहा होगा? एवरेज, औसत नंबर। तो यानी लगभग औसत नंबर क्लास का कितना आया? 60 लगभग, अरे 59.3 लगभग, आप इसको 60 बोल सकते हो। तो समझ में आया ना। तो जब आपको इस तरीके से प्रेक्षण देगा और उस प्रेक्षण का बारंबारता देगा, यानी आपको एक्स आई दिया, एफ आई दिया है, तो आप एक्स आई का एफ आई में गुणा कर दोगे, तो फिर लास्ट में जो आएगा वो सिग्मा एक्स आई एफ आई हुआ, और इधर जो बारंबारता जोड़ के आएगा वो आपका सिग्मा एफ आई हुआ। तो बस
माध्य निकालने का फार्मूला है सिग्मा xi fi पान सिग्मा fi। लेकिन इस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा। क्योंकि आंकड़े दो प्रकार का होता है, ये भी क्लास 10th में तो ही 9th में बताया गया होगा। दो प्रकार का आंकड़ा होता है, एक आपका अवर्गीकृत आंकड़ा और एक आपका वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या है? यहां पर आपको ये नहीं बताया गया कि जैसे अवर्गीकृत और वर्गीकृत का, अभी यहां पर हम ऐसे बता दें कि 10 से 30 नंबर, 10 नंबर से 30 नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं, फिर 30 नंबर से 50 नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं, फिर 50 नंबर से 70 नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं, फिर 70 नंबर से 90 नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं। 20-20 का अंतर आप करते जा रहे हो, तो आपने यहाँ पर वर्ग अंतराल बता दिया इतने नंबर से इतने नंबर तक। अगर हम इस आंकड़े को इस प्रकार से लिख देंगे तो तब जो आपका ये प्रेक्षण होगा या आंकड़ा मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा। वही प्रेक्षण को ही हम लोग आंकड़ा यहाँ पर बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखो सीधा हर अलग अलग नंबर आपको दिया, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, यहाँ पर आपको अंतराल में नहीं दिया इतने से इतना नंबर, इतने से इतना नंबर। तो यानी इस प्रकार का आंकड़ा ये कैसा आंकड़ा है आपका? वर्गीकृत की अवर्गीकृत? ये आपका अवर्गीकृत है। वर्गीकृत कब होगा? जब आप बताओगे कि 10 से 30 नंबर वाले, 30 से 50 नंबर वाले, 50 से, जरूर नहीं कि आप 10 से 30 ही बताओ, आप ऐसे बता सकते हो 10 से 20 नंबर वाले, 20 से 30 नंबर वाले, 30 से 40 नंबर वाले। हम क्यों 0 से 10 नंबर वाले नहीं कहने? क्योंकि पहला बच्चा है जो 10 नंबर पाया, 10 से कम नंबर कोई नहीं पाया है। अब सीधी सी बात है, 10 के आगे कहीं बात करेंगे तो 10 से 20 नंबर, 20 से 30 नंबर, 30 से 40 नंबर, 40 50 नंबर, 50 60, ऐसे आप जब बोलोगे, जब आप वर्ग अंतराल बोलोगे तो उस प्रकार का जो आंकड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या ये जो अवर्गीकृत आंकड़ा है इसको हम वर्गीकृत आंकड़े में बदल सकते हैं? आओ तो पहले इसको हम, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं अक्सर क्वेश्चन जो आपको लगाने वर्गीकृत आंकड़े का ही करना है। तो वर्गीकृत आंकड़े का करना है, तो जब कभी भी हमको अवर्गीकृत आंकड़ा आएगा तो उसको वर्गीकृत बदलना भी आना चाहिए। आपको अक्सर तो बदल के ही देगा, लेकिन अगर कभी आ गया ऐसा अवर्गीकृत और उसको वर्गीकृत में हमको बदलना हो तो आप कैसे बदलोगे? ध्यान समझना है यहाँ पे। टोटल, अब एक चीज यहां पर समझना, तो हम इसको मिटा दें, आप ये कॉपी कर चुके होगे ऑलरेडी। देखो हम यहां पर टोटल नंबर कितना है, 10 से लेके नंबर कहां तक जाएगा? 100 तक कोई बच्चा पाएगा। फिलहाल ऐसा यहां पर 95 तक गया कि नहीं गया? यानी हम इसको 10 से लेके 100 के बीच में बांट ले रहे हैं। तो 10 से 100 के बीच में कितना अंतराल है, कितना गैप है? 90 का गैप है। अब जो आंकड़ा आप बनाओगे ऐसा बनाना कि ऐसा नहीं करना कि इधर 10 से 20 बोल दो, फिर इधर 20 से 25 बोल दो। अगर इधर 10 का गैप है तो इसमें भी कितने का गैप रखो? 10 का गैप रखो। यानी हर बार गैप क्या रखना है आपको? बराबर रखना है। तो टोटल कितना गैप है? 90 का गैप है। अगर आप 10-10 का गैप रखना चाहते हो तो फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100, फिर भी लंबा पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, गैप को हम और बड़ा ले लेते हैं। अब गैप को बड़ा करने के लिए आप 20-20 का गैप ले सकते हो, लेकिन जब 20 का गैप लोगे तो 20 से 40, 40 से 10 से लेना है ना, तो 10 से 20 का गैप रखना है, तो 10 से 30 हो जाएगा पक्का। और फिर 30 से 20 का गैप दोगे तो 50, फिर 50 से 70 नंबर वाले, फिर 70 से 90 नंबर वाले, फिर 90 से 20 का गैप दोगे तो 110 हो जाएगा। तो वहां पर दिक्कत हो गया। तो एक काम करते हैं 15-15, क्योंकि 15 अंतर 90 का करना है, तो 15 के 15, 15 दूना 30, 3 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। तो 90 में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब क्या है कि देखो 10 से 25, 15 का गैप आया, 10 नंबर से 25 नंबर तक वाले बच्चे को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर 25 से 15 का गैप दोगे कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 से 15 का गैप दोगे कितना आ जाएगा? 55। फिर 55 से 15 का गैप दोगे कितना आ जाएगा? 70। फिर 70 से 15 गैप दोगे 85 ना, और 85 से 15 गैप दोगे 100। तो टोटल आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हो गया? तो आप इस तरीके से जा सकते हो। तो हमको टोटल पहला बच्चा 10 नंबर पाया है और हमको 95 यानी 100 तक लगभग पहुंचना है। तो 95 से 10 से लेके 100 तक पहुंचना है, यानी कितने का गैप देना है? टोटल कुल मिला के 90 को ही हमको कवर करना है ना। और अब गैप अपने हिसाब से दो, आप ऐसा गैप दो कि बराबर आए और आपका बचे भी ना। तो अगर जब 15 का गैप दोगे तो 15 छक्का 90, 6 बार में आपका पूरा 90 कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 30-30 का गैप दे दो सीधा, 30 या 90 3 में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर उतना बड़ा भी मत दो ना, ठीक है। तो अब बताओ, इधर हम क्या लिखते हैं? प्राप्तांक। इधर क्या लिखते हैं? प्राप्तांक। और फिर इधर हम क्या लिखते हैं? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। और इधर सुनो, जब हम इस तरीके से अंतराल बनाते हैं 10 से 25, ये अंतराल ही तो है, 25 से 40 ये अंतराल ही तो है, 40 से 55 ये सभी अंतराल है कि नहीं है? तो जो पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा ना। निम्न सीमा, ऊपरी सीमा। तो जो जैसे यहां पर लिखा 10 से 25,
यानी इस बात का मतलब क्या है, 10 नंबर से लेके 25 नंबर तक वाला। लेकिन 25, जो बच्चा 25 नंबर पाया होगा वो इसमें नहीं आएगा, 25 वाला इसमें आएगा। यानी जो लास्ट में नंबर लिखा है उसको नहीं शामिल करना है, जो सामने लिखा है वहां से शामिल करना है। तो अगर कोई बच्चा 25 नंबर पाया है तो उसको इस कॉलम में नहीं लिखना है, आपको कहां लिखना है, इस कॉलम में, क्योंकि 25 नंबर से लेके 40 तक, 40 यानी 40 के थोड़ा भी पहले वाला जितना भी होगा वो इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें कौन कौन आएगा, जो 40 पाया है, 41 पाया है, 42, 43, 44, 45, ये सब जो भी पाए हैं, और कहां तक, 54 तक। यहां तक अगर कोई बच्चा 54.9 नंबर पाया, फिलहाल वैसा आपको नहीं देगा, आपको पूर्णांक ही नंबर देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो 54.9 नंबर पाया है तो वो किस में जाएगा, वो भी इसी में रहेगा। लेकिन जैसे वो 55 नंबर पा गया, 55 नंबर वाला इसमें जाएगा। तो जो लास्ट में वैल्यू लेते हैं इसको शामिल नहीं करना, इसके पहले तक ही आपको रखना। बात समझ आ रहा है। इस अंतराल को देख के बताओ 10 से 25 नंबर पाने वाले कुल कितने विद्यार्थी होंगे। देखो 10 वाले एक है, 20 वाले एक है, तो बस 25 के पहले तक कितने लोग हैं, 2 लोग हो गए। समझ में आया। फिर 25 से 40 वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं, 25 से 40 यानी ये पूरा 7 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, 40 वाला इसमें नहीं आएगा। आप बताया लास्ट वाला को नहीं लेना है, तो 40 वाले को नहीं लेना है, तो यानी केवल 36 वाला आएगा। तो कितने लोग हो गए, 3 लोग। फिर 40 से 55, 40 से 55 यानी 40 लेते हुए 55 से कम, तो 40, 55 से कम ये भी है, तो यानी 4 3 7 लोग हैं। फिर 55 से 70, 55 से 70 माने 55 को लेते हुए और 70 से कम, तो ये भी 70 से कम है, ये भी 70 से कम है, 70 वाला लेना है नहीं। तो यानी बस हमको इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 2 4 6 लोग। अब 70 से 85 का मतलब क्या है, जो 70 नंबर पाए हो यानी ये, और 70 से ज्यादा और 85 से कम यानी ये भी, तो ये तीनों का जोड़ना, 4 1 5 6 लोग। अब 85 से 100 वाले कितने हो जाएंगे, तो 85 से 100 यानी जो 85 पाया 85 से ज्यादा लेकिन 100 से कम, तो 88 92 95 ये सब हो जाएगा, यानी 3 2 5 1 6। तो टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। अभी इसमें आप कंफ्यूज ये बिल्कुल मत हो कि हम यहाँ पर अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य निकालने का आपको तरीका बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो, हम यहाँ पर बताए क्या आपको, ये सवाल में आपको दिया था कि नहीं दिया था, इस प्रकार के आंकड़े को आप क्या बोलते हो, अवर्गीकृत आंकड़ा। जिसमें वर्ग अंतराल बना के ना दिया हो उस आंकड़े को क्या बोलते हो, अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन जिसमें अंतराल बन के आंकड़ा दे दिया जाए उसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। इस प्रकार के आंकड़े को अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। अभी हम सिर्फ इतना सिखाएं कि आप अवर्गीकृत आंकड़े को वर्गीकृत आंकड़े में कैसे बदलोगे, और उसके लिए कैसे देखें। देखो भाई, सबसे कम नंबर कितना है, 10 नंबर है ना, सबसे कम नंबर कितना है, 10 नंबर है। और सबसे बड़ा कितना, 95 नंबर है। यानी जब हम 10 20 30 25 ऐसा सोच रहे हैं तो हम लोग सोच ले कि हमको 10 से लगभग कहां तक जाना है, 95, यानी 95 आगे 100 तक ही पूरा कर देते हैं। तो जब 10 से आपको अगर 100 तक चाहिए तो टोटल गैप कितना है, 90 का गैप है। तो हमको ऐसा अंतराल बनाना टोटल 90 आ जाए। लेकिन अब ऐसा आपको सभी में बराबर बराबर गैप रखना है, ऐसा नहीं कि एक में 15 का गैप रखो, एक में 20 का, एक में 25 का, ऐसा करो। तो हम सोचे कि 15 छक 90 होता है, तो 15 का गैप रख देंगे, तो 6 बार में 10 से लेके 100 तक हो जाएगा। और जब 10 से 100 यानी 90 अपना पूरा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप ऐसे भी सोच सकते थे। ध्यान से इधर सुनो, हम क्यों 10 से ही ले, हम ऐसा भी ले सकते हैं 0 नंबर से 100 नंबर तक हमको बात करना। अरे एक में ही पूरा मत नहीं निकला है, तो 0 से 100 कितने का गैप है, 100 का गैप है। तो अगर 100 का गैप है तो हम 20 के गैप लेके 5 बना दें, आपका पूरा हो जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते थे 0 से 20 नंबर, 20 से 40 नंबर, 40 से 60 नंबर, 60 से 80 नंबर, 80 से 100 नंबर। तो बताओ, तो जब आप ये लेके चलोगे, ध्यान से इधर देखो, इसको कंप्लीट करवाओ। तो जब आप ये लेके चलोगे तो आपको कितना, 0 से 20 तक। इस बात का मतलब क्या है, 0 नंबर भी पाया होगा तो उसको भी आप इसमें ले लोगे, और जो 19 नंबर तक पाया होगा वो यहां में आएगा ना। तो 0 से 19 तक केवल देखो यही लड़का है, यानी केवल एक लोग हैं पक्का। 20 से 40 का मतलब क्या, जो 20 पाए वो भी आ जाएगा, 36 वाला भी आ जाएगा, 40 वाला नहीं आएगा, 40 वाला इसमें जाएगा, तो यानी केवल 3 1 4। आप ये भी आंकड़ा बना सकते हो। 40 से 60 का मतलब क्या है, जो 40 पाए वो भी आएगा, 50 पाए वो भी आएगा, 56 पाए वो भी आएगा, तो यानी इतना 4 3 7 2 9। 60 से 80 का मतलब क्या है, जो 60 पाए वो भी लोगे, 70 वाला भी आएगा, 72 वाला भी आएगा, लेकिन 80 वाला नहीं आएगा। तो कितना, 4 4 8 1 9, टोटल 9 लड़के हैं। ऐसे कितने लड़के हैं जो 80 से लेके 100 तक नंबर पाए हैं। अब ये जो बचा पूरा आपका
1 2 3 3 3 6 7, तो टोटल कितने हैं 7। आप इस तरीके से भी इस वर्गीकृत आंकड़ों को इस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हो। तो आप कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हो, उससे आपका आंसर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10 के बाद 2-4 अंक इधर उधर बस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आपको वर्गीकृत बना के ही देता है, लेकिन कभी अवर्गीकृत को वर्गीकृत बनाना आ जाए बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, क्योंकि ऐसा रहेगा तो आप माध्य निकाल लोगे। अरे एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, एक्स आई एफ आई निकाल लोगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई, फार्मूला आपने देखा है। लेकिन अब जब वर्गीकृत आंकड़ा आएगा तो इसका माध्य कैसे निकालोगे, इसका बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिर आज बस करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।